हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज है हमारी सीरीज़ का डे 3। आज हम अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के चैप्टर को ओवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन चार टर्म्स को, जो है परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। इन चारों टर्म्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक कंपनी है या एक बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल राम लिमिटेड, और उसकी एक पार्टी है जिसको वो गुड्स बेचते हैं, वो है श्याम। राम लिमिटेड जो है उसने श्याम को ये गुड्स सेल करे जिनकी कॉस्ट थी 10,000 रुपीज़। वहीं राम की एक और पार्टी है, एक और दोस्त है जिसका नाम है दीपक। राम ने दीपक से रॉ मटेरियल परचेज करा ₹5,000 का। तो अब यहाँ पे दो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। राम लिमिटेड जो है वो दीपक से भी रिलेटेड है और श्याम से भी रिलेटेड है। यहाँ पर जो दीपक और राम के बीच है ये एक परचेज ट्रांजैक्शन है, यानी राम लिमिटेड के पर्सपेक्टिव से ये एक परचेज है। वहीं श्याम लिमिटेड की पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो राम ने श्याम को सेल्स करी है। तो अब हुआ क्या है कि श्याम ने गुड्स को देखा और उसको पता चला कि इन 10,000 रुपये की गुड्स की जो वैल्यू है, इनमें से अराउंड 2,000 रुपीज़ के जो गुड्स हैं वो ख़राब हैं, उनमें कोई डिफेक्ट है या उनमें कोई प्रॉब्लम है। तो वो क्या करेगा, इन 2,000 के गुड्स को वापस राम लिमिटेड को भेज देगा। यानी कि उसने क्या करा, जो अपने गुड्स थे जो उसने खरीदे थे उसमें से कुछ गुड्स को रिटर्न कर दिया। वहीं राम लिमिटेड जो है उसने जो दीपक से जो रॉ मटेरियल खरीदा था 5,000 रुपये का, उसमें से उसने देखा कि 500 रुपये का जो रॉ मटेरियल है वो डिफेक्टिव है। तो उसने क्या करा, ये 500 रुपये का रॉ मटेरियल दीपक को वापस कर दिया। अब हम बात करेंगे राम लिमिटेड के पर्सपेक्टिव से। तो राम लिमिटेड ने जो श्याम को गुड्स बेचा, राम लिमिटेड ने जो श्याम को गुड बेचा वो सेल्स का पार्ट हुआ। यानी कि हम यहाँ पर पार्टीज का नाम लिख देते हैं। राम लिमिटेड ने जो श्याम को गुड्स बेचा वो राम लिमिटेड की सेल्स कैलकुलेट होगी, यानी जो श्याम को उसने बेचा वो राम लिमिटेड की सेल्स है। वहीं तो दीपक से उसने परचेज करा वो राम लिमिटेड की परचेज है। अब इस केस में जो उसने 500 रुपीज़ के गुड्स दीपक को वापस करे वो परचेज रिटर्न का पार्ट है। वहीं जो 2,000 अमाउंट के गुड्स जो थे, जो श्याम ने राम लिमिटेड को, जो हमारे बिजनेस को रिटर्न करे, वो सेल्स रिटर्न का पार्ट होते हैं। सिंपल सी बात यह है कि अगर हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं, किसी को बेचते हैं, तो वो हमारी सेल्स का पार्ट होता है। वहीं अगर उस सेल में से कोई गुड्स, कोई चीज़ हमारे पास रिटर्न आ जाती है कस्टमर की तरफ से, तो वो हमारी सेल्स रिटर्न का पार्ट होता है। सिमिलरली अगर हम गुड्स किसी से परचेज करते हैं तो वो हमारे परचेज का पार्ट होता है, और अगर हम उस परचेज में से कोई गुड्स, कोई भी चीज़ को रिटर्न कर दें पार्टी को वापस, तो वो हमारी परचेज रिटर्न का पार्ट होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कोई भी अमाउंट जो हमें रिसीव होता है या रिसीवेबल होता है, यानी जो हमें मिला है या हमें मिलने वाला है इन फ्यूचर, हमारी सेल से गुड्स की या सर्विसेज के प्रोविजन से, यानी जो हम इन जनरल डे टू डे वर्किंग ऑफ बिजनेस में जो भी हम काम कर रहे हैं, हम कोई गुड्स सेल कर रहे हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे जो भी हमें इनकम मिल रही है, रेवेन्यू हमें आधा जनरेट हो रहा है, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का पार्ट होता है। अब ये टर्म क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें हेल्प करता है ये अमाउंट कैलकुलेट करने में कि हमारे जो बिजनेस है उस बिजनेस से हमें कितना रेवेन्यू हो रहा है। हो सकता है हमारे पास कोई प्लांट हो
हो सकता है कोई बिजनेस हो जो 30 साल पुराना हो, उस टाइम पर उसने एक लैंड खरीदी हो, आज उस लैंड की वैल्यू 100 करोड़ रुपए है, उसने वो 100 करोड़ रुपए की लैंड बेच दी, तो वो 100 करोड़ रुपए जो है वो कैपिटल रेवेन्यू का पार्ट है, यानी बिजनेस के लिए तो वो एक रेवेन्यू है। लेकिन क्या वो रेवेन्यू हमने अपनी डे टू डे वर्किंग से कमाया है? क्या जो हमारा बिजनेस है उससे हमने वो रेवेन्यू कमाया है? द आंसर इज नो। तो ये डिटरमाइन करना भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारी एक्चुअल जो बिजनेस है, जो हम एक्चुअली काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एग्जिस्टेंस है, उससे हमने कितना रेवेन्यू कमाया है और अदर रेवेन्यू सोर्सेज या अदर इनकम हमारी क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज गुड्स। गुड्स आप सभी लोगों को पता है, कोई भी फिजिकल आइटम जो है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसकी किसी भी आइटम की जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसे हम गुड्स कहते हैं। स्टॉक या इन्वेंट्री किसे कहते हैं? जब हम गुड्स को किसी वेयर हाउस में रख देते हैं, क्योंकि रीज़न, क्योंकि या तो वो अनयूज्ड होते हैं या तो वो अनसोल्ड होते हैं। मतलब हो सकता है हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हो जो अभी तक बिके ना हो, या हो सकता है हमारे पास रॉ मटेरियल हो जिसे अभी तक हमने प्रोडक्शन में यूज़ ना किया हो। तो ये सारी चीज़ें, चाहे हमारा रॉ मटेरियल है चाहे हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जब तक ये अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये हमारी स्टॉक या इन्वेंटरी का पार्ट रहता है। अब स्टॉक जो है दो तरीके के हो सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल टर्म से बात करा जाए तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो स्टॉक होता है, यानी 31 मार्च को जो हमारा स्टॉक होता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम 31 मार्च को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं, तो उस डेट पर अवेलेबल स्टॉक को हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और क्योंकि 1 अप्रैल को हम अपनी नई बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ओपन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उसे उस डेट पर जो हमारे पास स्टॉक है उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। अब स्टॉक हमने अभी पढ़ा 3 तरीके के हो सकते हैं, रॉ मटेरियल हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स हो सकते हैं, या वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है। रॉ मटेरियल यानी जो कच्चा माल हमारे पास है जिसको हमने परचेज कर रखा है लेकिन वो अभी तक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व हुआ। वर्क इन प्रोग्रेस वो जिस प्रोडक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग चल रही है लेकिन वो अभी तक एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। और फिनिश्ड गुड्स जो कि हमारे पास अल्टीमेट कंज्यूमर्स के पास आते हैं, जो एकदम पैकेज प्रोडक्ट होते हैं, जो हर तरीके से हर पर्सपेक्टिव से पूरे हो चुके होते हैं, कंप्लीट होते हैं। यानी जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है जो अल्टीमेट कंज्यूमर को सप्लाई करने के लिए रेडी होता है, उसका स्टॉक को हम स्टॉक ऑफ गुड्स या इन्वेंट्री ऑफ गुड्स या स्टॉक ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कहते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल वो अमाउंट होता है जो हमें फ्यूचर में रिसीव होगा। हमने गुड्स सप्लाई कर दिए या हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी लेकिन हमें अभी तक उसका पैसा नहीं मिला, तो जो वो पैसा हमें मिलने वाला है वो हमारी ट्रेड रिसीवेबल्स का पार्ट है। अब ट्रेड रिसीवेबल्स दो टाइप के होते हैं, एक डेटर, एक बिल रिसीवेबल। हम इन दोनों को आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डेटर बेसिकली एक पर्सन या एंटिटी होती है जिससे हमें पैसा मिलने वाला होता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट होता है, एक गारंटी होती है कि इस डेट को आपको बिल मिलने वाला है। सिंपली मान लो, दो एग्जांपल लेते हैं, एक राम लिमिटेड कंपनी और एक शाम है। राम लिमिटेड ने जो है शाम को गुड्स सप्लाई कर दिए, अब शाम से उसको पैसे लेने हैं, तो शाम जो है वो राम लिमिटेड का डेटर बन गया है। जब तक शाम राम लिमिटेड को पैसे वापस नहीं करेगा तब तक वो उसका डेटर रहेगा। लेकिन शाम ऐसे भी कर सकता है कि वो कंपनी को एक बिल ऑफ एक्सचेंज, एक डॉक्यूमेंट इशू कर दे कि ये एक गारंटी है कि मैं आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा। तो उस केस में कंपनी उस चीज़ को एज अ डेटर नहीं, एज अ बिल रिसीवेबल रिकॉर्ड करती है, एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज रिकॉर्ड करती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सेम केस ट्रेड पेबल्स के साथ है। ट्रेड पेबल्स, अगर हमने कोई क्रेडिट पर गुड्स खरीदे हैं या कोई सर्विसेज हायर करी हैं और हमें अगर अभी किसी थर्ड पार्टी को उसका पैसा देना है, उसकी पेमेंट करनी है, तो वो चीज़ ट्रेड पेबल्स का पार्ट हो जाती है। उसमें भी दो सब कैटेगरीज होते हैं, क्रेडिटर जो किसी पर्सन या इंडिविजुअल या एंटिटी को डिनोट करते हैं, वहीं बिल्स पेबल जो एक बिल ऑफ एक्सचेंज को, उस डॉक्यूमेंट को, उस गारंटी को डिनोट करता है।
कमिंग टू द नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉस्ट। कॉस्ट हमें पता है जो भी खर्च हमने एक गुड्स को या सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करने में, बेसिकली गुड्स के लिए हम मैन्युफैक्चर टर्म यूज़ करते हैं, सर्विसेज के लिए हम प्रोडक्शन या प्रोड्यूस का टर्म यूज़ करते हैं, हायर, अवेल करना। तो कोई भी गुड्स अगर हमने मैन्युफैक्चर करे हैं या सर्विसेज हमने प्रोवाइड करी हैं, तो उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में या सर्विसेज को प्रोवाइड करने में जो भी हमारा खर्च आया, उन सबको हम कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। अब वाउचर क्या होता है? वाउचर हमने बात करी बिल ऑफ एक्सचेंज, हमने बात करी कैश मेमो की। हम वाउचर्स के बारे में आगे भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली किसी भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने का जो एविडेंस होता है, फॉर एग्जांपल जो हमने पहले भी लिया था कि आप रिलायंस के किसी स्टोर पर गए, आपने एक गुड परचेज करा, आप काउंटर पर गए, आपने उसकी बिलिंग कराई, जो कैश मेमो या बिल जो भी आपको वो वहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं वो देंगे, वो एक तरीके से वाउचर है, एक एविडेंस है कि हाँ ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है, आपने ये प्रोडक्ट परचेज करा है। अब डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट बेसिकली रिडक्शन होती है प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड में। मान लो हमने 100 रुपये का एक गुड बेचा, एक गुड है एक प्रोडक्ट है कोई भी, मान लो एक टॉय है जिसको हमने 100 रुपये का बेचा, ठीक है। अब हमने उस 100 रुपये का बेचा, तो कई बार आपने देखा होगा ना कि आप लोग भी मार्केट जाते हो या अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, तो वहाँ पर हम बार्गेनिंग करते हैं कि कोई चीज़ अगर हमें 100 रुपये की बताई गई है तो हम कहते हैं कि आप 90 में दे दो या 80 रुपये में दे दो या 95 में दे दो। तो जो वो डिफरेंस है, या कई बार होता है कि जो शॉपकीपर है वो हमें कहता है कि सर ये वैसे तो इन जनरल 100 रुपये का प्रोडक्ट है, लेकिन अभी हम सेल चल रही है या डिस्काउंट चल रहे हैं, तो इसलिए हम ये कस्टमर को 75 का दे रहे हैं या 95 का दे रहे हैं या 85 का दे रहे हैं। तो वो जो अमाउंट है, जो डिफरेंस है ना, वो डिस्काउंट का पार्ट होता है। अब डिस्काउंट भी बेसिकली 3 कैटेगरीज में आते हैं। पहला है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट और तीसरा है रिबेट डिस्काउंट। अब बिजनेस में ये 3 डिस्काउंट किस तरीके से एप्लीकेबल होते हैं? फॉर एग्जांपल, मान लो आपने एक गुड्स सप्लाई करे, ए ने बी को गुड्स सप्लाई करे 1000 यूनिट, जिसकी एक की कॉस्ट थी 100 रुपये। अब ए ने क्या कहा कि जो बी है, बी से कहा कि सर आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आप हमेशा टाइम टू टाइम हमसे ऑर्डर प्लेस करते रहते हैं, हमसे गुड्स परचेज करते रहते हैं, तो आप हमारे एक वैल्यूड कस्टमर हैं, हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, इसीलिए हम आपको एक डिस्काउंट देते हैं। आप 100 में नहीं, इस चीज़ को 90 रुपये में ले जाइए। अब ये जो 10 रुपये का डिफरेंस है ना, इसे ही हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जो डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल, जो पार्टी उस गुड्स को सेल कर रही है, जो बिजनेस गुड्स बेच रही है, जो डिस्काउंट वो एट द टाइम ऑफ सेल कस्टमर को देती है, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है? ए बी को ये भी कह सकता है कि सर ये 10 रुपये का डिस्काउंट तो आप अभी ले लीजिए, लेकिन अगर आप हमें पूरा पेमेंट 1 हफ्ते के अंदर कर देते हैं, मतलब जितना भी हमारा अमाउंट ड्यू है आप उसको 1 हफ्ते के अंदर दे देते हैं, तो आप 5 रुपये का डिस्काउंट और ले लीजिएगा, यानी कि आप 90 की जगह 85 के कॉस्ट से हमें पैसे दे दीजिएगा। तो ये जो 5 रुपये है ना बच्चों, ये कैश डिस्काउंट का पार्ट है, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है ये जो कंज्यूमर है या कस्टमर है उसकी गुडविल पर या उसकी रेगुलरिटी पर नहीं दिया गया है, ये दिया गया है टाइमली पेमेंट करने पर। ए ने कंडीशन रखी कि 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट कर दीजिए, 5 रुपये का डिस्काउंट मैं आपको और दे दूंगा। अब ये कंडीशन रखने का रीज़न क्या होता है? इसको क्या फ़ायदा है कि इसने 100 रुपये के प्रोडक्ट पे पहले तो 10 रुपये ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, फिर 5 रुपये कैश डिस्काउंट और दे दिया। बेनिफिट ये है बच्चों कि जो बी है वो उसका रेगुलर कस्टमर है, आज उसने उसको डिस्काउंट दिया तो बी की लॉयल्टी ए के लिए और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। बी हमेशा याद रखेगा कि ए जो है, क्योंकि मैं उसके पास रेगुलरली जाता हूँ तो वो मेरे को अच्छे डिस्काउंट्स देता है, तो बी
ट्राई करेगा कि वो ए के पास ही हमेशा जाए और ए से ही गुड्स को परचेज करे। अब इन 5 रुपए के डिस्काउंट का बेनिफिट ये है ए लिमिटेड को, क्योंकि हर बिजनेस में पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो बिजनेस ये एनालाइज करके चलता है कि उसको किस पॉइंट पर कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, ए को अगले महीने या अगले हफ्ते जो है 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। ए को पता है कि अगर वो 5 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट दे देगा तो 1 हफ्ते के अंदर बी उसको पैसा दे देगा और उसको जो 1 लाख रुपए की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के लिए पैसा चाहिए वो उसके पास आ जाएगा। इन केस अगर वो पैसा नहीं आएगा, अगर वो बी को डिस्काउंट नहीं देता, तो बी उसको 1 महीने या 3 महीने का जो भी यूजुअल क्रेडिट पीरियड होता उतने पर ही पैसा देता। तो 1 हफ्ते बाद ए को पैसा अरेंज करने के लिए लोन लेना पड़ता, जिसके लिए ए को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता और ए के क्रेडिट स्कोर को भी इफेक्ट आता, क्योंकि आप जब भी लोन लेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट होगा। तो ए ने इससे अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किस तरीके से किया? पहला, उसको जो लोन के पेपर वर्क था उससे अपने आप को बचा लिया। दूसरा, लोन से उसके जो क्रेडिट स्कोर पर इफेक्ट पड़ेगा, जो इंटरेस्ट पेमेंट की उसकी लायबिलिटी बनेगी, उससे उसने अपने आप को सेव कर लिया। और तीसरा, उसने बी को एक एडिशनल डिस्काउंट देकर एक और गिफ्ट दे दिया, या आप ये कह सकते हैं कि एक और रीज़न दे दिया कि वो ए के पास क्यों परचेज करने आए। एंड द लास्ट थिंग इज रिबेट। अब रिबेट क्यों दी जाती है? फॉर एग्जाम्पल, जो इसने गुड्स सप्लाई करे बी को, उसमें से 10 आर्टिकल्स या उसमें से 20 आर्टिकल्स खराब निकल गए, तो बी क्या कहेगा कि आप ये आर्टिकल वापस ले लो, ये तो खराब है, मैं इनका क्या करूँगा। तो ए क्या कहता है कि सर, आप तो इतनी दूर से आते हैं, अब मैं इन गुड्स को वहाँ से मंगवाऊंगा तो मेरा इतना कॉस्ट आ जाएगा। तो एक काम कीजिए, आप 85 दे रहे थे, 85 की जगह आप 50 रुपीज़ ही दे दीजिए। इन 20 आर्टिकल्स के आप 50 रुपये के हिसाब से दे दीजिए, आप 35 रुपीज़ का डिस्काउंट और ले लीजिए। तो ये जो 35 रुपीज़ का डिस्काउंट है ना बच्चों, इसे हम डिस्काउंट नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम रिबेट कहेंगे। क्योंकि ये अमाउंट इसीलिए रिड्यूस किया गया है क्योंकि गुड्स जो हैं वो पुअर क्वालिटी के हैं। तो आई होप आप लोगों को ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट तीनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, बैड डेट क्या होता है? जो डेट, जो उधार हमने दिया होता है और अगर वो बंदा हमारा पैसा लेकर भाग जाए तो वो बैड डेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को उधार दिया, या बी तो हमारा अच्छा कस्टमर है, बी को रहने देते हैं, सी को लेते हैं। ए ने जो है सी को उधार दिया 10,000 रुपये, और सी ये 10,000 रुपये लेके भाग गया। अब ए बेचारा क्या करेगा? अब सी मिल भी नहीं रहा उसको, तो ए जो कर सकता है उसने वही करा। उसने क्या करा? 10,000 रुपये को बैड डेट्स में लिख दिया कि भाई ये तो सी जो है हमारे 10,000 रुपये लेके भाग गया, तो ये हमारे बैड डेट हो गए। अब बैलेंस शीट हमने बात करी, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें एसेट और लायबिलिटीज को हम रिकॉर्ड करते हैं, वो बैलेंस शीट होती है। बुक वैल्यू सिंपली जो किसी भी एसेट की एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो बुक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, हमने आज से 3 साल पहले एक मशीन खरीदी थी 10,000 रुपये की। ये मान लो हमने खरीदी थी साल 2019 में। 2020 में इसकी वैल्यू कितनी होगी? मान लो हम अगर 10% डेप्रिसिएशन एसेट पर लगाते हैं, यानी इसकी 10% वैल्यू कम हो जाएगी, तो 2020 में इसकी वैल्यू हो जाएगी 9,000 रुपये। 2021 में इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी? फिर से 1,000 रुपये हम कम कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8,000 रुपये। देखो, डेप्रिसिएशन जो है ना, हम इस पर लगा रहे हैं जो एसेट की एक्चुअल कॉस्ट है, इसीलिए हम हर साल 1,000 रुपये कम करते जा रहे हैं। अब 2022 में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपये। 2023 में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,000 रुपये। और 31 मार्च 2024 को इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5,000 रुपये। तो अगर हम 31 मार्च को इस एसेट की बुक वैल्यू देखें ना, तो वो है 5,000 रुपीज़। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन सिंपली ये जो हमने 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़
टोटल में 5,000 रुपीज़ जो अभी तक इस एसेट की वैल्यू में से कम कर दिए हैं, यही डेप्रिसिएशन होता है बच्चों। जब हम किसी एसेट की बुक वैल्यू को डिक्रीज करते रहते हैं, कम करते रहते हैं, तो उस चीज़ को हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। अब बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होती हैं? वो बुक्स, वो किताबें बिजनेस की जिसमें वो सारी ट्रांजैक्शंस को, अपने बिजनेस के जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सब को रिकॉर्ड कर रहा है, उन्हें नोट कर रहा है, क्लासीफाई कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, स्टेटमेंट बना रहा है। उन सभी चीज़ों को हम बुक्स ऑफ अकाउंट का नाम देते हैं, चाहे फिर वो हमारे जर्नल हो, हमारे लेजर हो, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, या हमारे कोई एनालिसिस स्टेटमेंट्स हो। कमिंग टू द नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने डायरेक्ट कॉस्ट की बात करी थी एक टाइम पर, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था कि जिसमें एक सेलिंग प्राइस है 12 रुपये का, और उस पर जो लेबर कॉस्ट है, फैक्ट्री की पावर कॉस्ट है, वाटर कॉस्ट है, मशीनरी कॉस्ट है, वो सारी जो कॉस्ट है हमने 15 में से 5 रुपये माइनस करे थे कि ये 5 रुपये जो है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ये होता है जो डायरेक्ट जो हम गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं उन पर लग रही है। गुड्स और सर्विसेज से उनका कोई भी इनडायरेक्ट लिंक नहीं है, वो डायरेक्ट उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में है। जैसे कि गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मशीनरी जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, जो लेबर उस गुड्स पर काम कर रहा है, उस गुड्स को, उस प्रोडक्ट को बनाना है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो पावर लग रही है, जो मशीनरी लग रही है, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कोई और प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, कोई केमिकल यूज़ हो रहा है, वो सब चीज़ें डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होती है बच्चों। अब क्रेडिट क्या होता है? सिंपली एक हम अकाउंट बनाते हैं, हमारे अकाउंट बनाने का ये फॉर्मेट होता है। मैं अभी तुम लोगों को सिंपल बता रहा हूँ, बाद में आगे बताऊँगा। ये हमारा अमाउंट का कॉलम होता है, ये हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, ये हमारा अमाउंट का कॉलम, और ये हमारा पर्टिकुलर्स। ये साइड जो होती है हमारी बच्चों, ये इसे हम डेबिट साइड और इसको हम क्रेडिट साइड डिनोट करते हैं। सेम इसी फॉर्मेट में हम अपने अकाउंट्स को बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जो लेफ्ट साइड होती है वो डेबिट साइड होती है और जो राइट साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है। अब एंटिटी क्या होती है और एंट्री क्या होती है? तो बिजनेस एंटिटी वो भी एक एंटिटी है, कोई एनजीओ है तो वो भी एक एंटिटी है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन जो इकोनॉमिक एंटिटी है वो एक एंटिटी होती है। अब एंटिटी का कोई ऐसा इन जनरल का मतलब है नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लो, हम उसे एंटिटी कह सकते हैं। एक इंडिविजुअल को छोड़कर बाकी सब चीज़ें एक एंटिटी होती हैं। अब एंट्री क्या होती है? अ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री। जब भी ट्रांजैक्शन को या इवेंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसे लिख लेते हैं बुक्स में, तो वो एक एंट्री बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को गुड्स सेल करे, जब तक उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा गया तब तक वो ट्रांजैक्शन है, लेकिन जैसे ही हमने बुक्स में लिख लिया कि बी को हमने सेल करी है, तो सेल्स बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वो एक एंट्री बन जाती है। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो पर्सन है जिसने, जो हमारा डेट पे नहीं कर पा रहा, जैसे अभी हमने बात करी थी कि ए ने सी को पैसा दिया और सी उसका पैसा लेके भाग गया, तो सी जो है वो इंसॉल्वेंट है। सी का जो पैसा है वो बैड डेट है, और सी जो पर्सन है वो एक इंसॉल्वेंट पर्सन होगा। लेकिन इंसॉल्वेंट हम बेसिकली पार्टनर्स के केस में भी यूज़ करते हैं, कई बार बिजनेस में भी यूज़ करते हैं, तो इंटरनल एक्सटर्नल कई सारी पार्टीज इंसॉल्वेंट हो सकती हैं। सॉल्वेंट इसका अपोजिट, जो पैसा अपना डेट जो भी उधारी है वो पे करते, वो सॉल्वेंट हो सकता है। सी 2-3 साल बाद लौट कर आ जाए कि भाई ए मैं तो आ गया, वो पूछेगा कि कहाँ चले गए थे, तो वो कहेगा कि मैं तो फॉरेन ट्रिप पर चला गया था। वो कहते इतने लंबे टाइम के लिए, तो कहता हाँ, कि तो लो अपने 10,000 रुपये। अब इसने 10,000 रुपये दे दिए तो ये इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन गया। प्रोप्राइटर हमने पढ़ा ही था, जो भी इंडिविजुअल बिजनेस को ओन करता है वो प्रोप्राइटर होता है। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स बेसिकली वो होते हैं जो स्टेटमेंट्स हम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बनाते हैं, जैसे कि हमारे बैलेंस हो गए, हमारे ट्रायल बैलेंस हो गया, हमारी बैलेंस शीट हो गई,
हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ये सभी चीज़ों को हम फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम देते हैं, क्योंकि इन सबको हम एट द एंड ऑफ द ईयर ही प्रिपेयर करते हैं। इनके प्रिपरेशन का रीज़न क्या होता है? ताकि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को, अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएँ। सो आई होप आप सभी लोगों को सारी टर्म्स समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, डू कमेंट योर डाउट्स, शेयर ऑन व्हाट्सएप। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।